Hello friends, this is me Rishi Srivastava and I welcome to all of you on this platform शिक्षा स्थलीय प्लेस फॉर लर्निंग। आप सभी लोगों का शिक्षा स्थलीय प्लेस फॉर लर्निंग पर स्वागत है। दोस्तों लास्ट लेक्चर में हम लोग पार्ट 1 के तौर पर गवर्नर एवं गवर्नर जनरल का काफी इंपॉर्टेंट पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। एक शुरुआत हो चुकी है और आज मेरी एनर्जी बहुत ज्यादा है दोस्तों, क्योंकि अंग्रेजों का अधिकार भारत पर हो चुका है और हम 1947 तक पहुंचकर अपनी सीरीज के माध्यम से भारत को पूरा आजाद करा के रहेंगे। तो दोस्तों इट्स अ पार्ट ऑफ जोक ओनली। हम लोग अब चलते हैं रॉबर्ट क्लाइव से स्टार्ट होकर हम लोग अब चलते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स पर, जो कि काफी इंपॉर्टेंट गवर्नर था और फिर बाद में गवर्नर जनरल बना। इसके कार्यकाल को देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट इसका कार्यकाल रहा था, बहुत ही क्रिटिकल कहिए और काफी इंपॉर्टेंट कहिए, महत्वपूर्ण कहिए। चलिए देखिए, वॉरेन हेस्टिंग्स का कार्यकाल जो रहा 1774 से 1785 का इसका पूरा एक कार्यकाल रहा। और वॉरेन हेस्टिंग्स जो जब रिक्रूट हुआ था, जब इसकी भर्ती हुई थी, तो 1750 में क्लर्क के तौर पर हुई थी। उसके बाद धीरे धीरे अपनी कार्यकुशलता के माध्यम से ये बढ़ता गया। कासिम बाजार बंगाल में था, वहां का अध्यक्ष बना, धीरे धीरे बंगाल का गवर्नर बना, फिर बंगाल का गवर्नर जनरल बना। अब इस बात को समझते हैं कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में इसी के कार्यकाल में आ गया था। रेगुलेटिंग एक्ट का सबसे पहला जो पॉइंट था उसमें यही बात कही गई थी कि अब बंगाल का जो गवर्नर होगा, बंगाल का जो गवर्नर है वो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा। बंगाल का गवर्नर इस समय था वॉरेन हेस्टिंग्स। अब वॉरेन हेस्टिंग्स ही बन गया बंगाल का गवर्नर जनरल। तो दोस्तों ये क्वेश्चन यहां से पुट अप हो जाते हैं। दो क्वेश्चन बनते हैं कि बंगाल का अंतिम गवर्नर कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। यहां से ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन बन जाता है, आंसर आपके सामने है। चलिए थोड़ा आगे और चलते हैं। वॉरेन हेस्टिंग्स ने इनके कार्यकाल में क्या इंपॉर्टेंट काम हुए उन पर और नजर डालते हैं। देखिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट का पहला पॉइंट तो आप लोग समझ ही गए। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि 1774 में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई, क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट में यह मेंशन था कि एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की जाएगी। तो इसी के कार्यकाल में कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई। यहां पर जिनके पास थोड़ी सी प्रायर नॉलेज होगी, पहले से थोड़ा सा इंफॉर्मेशन रखे हुए होंगे, उनके दिमाग में आएगा सुप्रीम कोर्ट की स्थापना। सुप्रीम कोर्ट तो दिल्ली में है, दिल्ली में उसकी स्थापना हुई थी। यस दोस्तों, बिल्कुल दिल्ली में हुई थी, लेकिन वो पूरे भारत का सुप्रीम कोर्ट है, जो कि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बना था। लेकिन ये है बंगाल प्रोविंस का सुप्रीम कोर्ट, जो कि कलकत्ता में बना। सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई 1774 में। आते हैं अब फर्स्ट एंड लास्ट का क्वेश्चन बहुत बनता है हर जगह, प्रथम कौन था, अंतिम कौन था। तो ये प्रथम न्यायाधीश इसका कौन बने? सर एलिजा इम्पे। यहां तक की बात हो गई। आगे चलते हैं। भारत का प्रथम समाचार पत्र कौन था? इसका नाम है बंगाल गजट। किसने पब्लिश किया? जेम्स हिक्की ने। कब किया? 1780 में। यह फैक्चुअल क्वेश्चन है, आता है। इससे 3 टाइप के क्वेश्चन बन रहे हैं। एक तो भारत का प्रथम समाचार पत्र था, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, बंगाल गजट उसमें से आंसर होगा। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट किसके द्वारा पब्लिश किया गया था? जेम्स हिक्की के द्वारा। भारत का प्रथम समाचार पत्र बंगाल गजट, जिसको जेम्स हिक्की ने पब्लिश किया था, कब किया था? 1780 में। तीनों क्वेश्चन की मैंने आपको लैंग्वेज बता दी। आगे चलते हैं दोस्तों। आप लोगों ने प्राच्यवाद पाश्चात्यवाद बहुत सुना होगा। इसके बीच में काफी कॉन्फ्लिक्ट रहा, काफी संघर्ष चला। ये क्या था कि थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देता हूं। भारत की शिक्षा व्यवस्था कैसी होगी, इसको लेकर सबसे पहले ओरिएंटलिस्ट, जिनको हम लोग प्राच्यवादी कहते हैं, जो कि भारतीयों के हितों को ध्यान में रखकर भारतीयों को उनकी जैसी भाषा में, जैसा उनको समझ में आए, उसमें शिक्षा देने के पक्ष में थे। उसके तहत सर विलियम जोन्स द्वारा 1784 में, ज्यादा डेप्थ में नहीं जाऊंगा मैं, एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की। अब इसका लक्ष्य क्या था? इन लोगों ने एक तरीके की कमेटी बैठी, कुछ ऑप्शंस पर ढूंढे क्या क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, और उसके तहत कुछ उन्होंने अपना डिस्कशन किया और निर्णय दिया।
उससे क्या हुआ आगे मैं बताऊंगा आपको। कुछ मदरसों, कुछ कॉलेजेस, कुछ विश्वविद्यालय, इनकी स्थापना की गई और ये संस्कृत के थे, जहां पर और कुछ उर्दू के सिखाए जाते थे, पर्शियन लैंग्वेज के। तो इनमें क्या था कि कल्चर को, भारतीयों के कल्चर को ध्यान में रखकर ही भारतीयों को शिक्षा दी जा रही थी। अच्छा, यहां तक की बात हो गई। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान पिट्स इंडिया एक्ट 1784 1784 लागू हुआ। अब ये पिट्स इंडिया एक्ट जब आया तो वॉरेन हेस्टिंग्स, क्योंकि थे गवर्नर जनरल, कंपनी के होलसोल यही थे इंडिया में, ओके, लेकिन ब्रिटेन से एक और इनके ऊपर भी बिठा दिया गया, लेमैन लैंग्वेज में समझिएगा, इनके ऊपर भी बिठा दिया गया कौन, एक नियंत्रक बोर्ड की स्थापना करके एक नियंत्रक बोर्ड, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को बिठा दिया गया इनके ऊपर, जो कि वॉरेन हेस्टिंग्स को सही नहीं लगा। तो इन्होंने क्या किया, अपना इस्तीफा दे दिया। इन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया दोस्तों। अब वॉरेन हेस्टिंग्स, बाद में पता क्या होता है, बाद में वॉरेन हेस्टिंग्स जब ब्रिटेन जाते हैं तो इनको इस बात को लेकर इन पर महाभियोग भी चलाया जाता है। हालांकि 1795 में इनको फिर इससे बरी कर दिया जाता है। आइए दोस्तों, अब चलते हैं कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने जो काम किए उन पर बात करते हैं, या इनके कार्यकाल में और क्या क्या काम हुए। देखिए, मैंने अभी कहा था ना, ओरिएंटलिस्ट लोगों ने, एशियाटिक सोसाइटी ने रिकमेंडेशन की, तो 1781 में एक मदरसा की स्थापना की गई कलकत्ता में, जो कि प्रथम मदरसा था। ठीक है, ये किसको शिक्षा के लिए था, ये मुस्लिम्स की शिक्षा के लिए था। पर्शियन लैंग्वेज में देते थे, उनके कल्चर को ध्यान में रखते हुए उनको शिक्षा दी जा रही थी, ताकि भारतीयों को नाराज ना किया जाए, उनको दिलों को जीता जाए, है ना। इसी तरीके से, अच्छा, और भारत में दो ही डोमिनेट करने वाली ज्यादातर थी, हिंदू और मुस्लिम। तो मुसलमानों को हितों को ध्यान में रखते हुए उन्होंने कर दिया। उनका यह मानना था प्राच्यवादियों का कि हम इससे इनका दिल भी जीत लेंगे और अपना शासन भी कर लेंगे। 1782 में बनारस में संस्कृत विद्यालय की स्थापना की गई। किसने की, जोनाथन डंकन ने। उद्देश्य क्या था, वही भारतीयों को दिल को जीतना, हिंदू कल्चर को ही, हिंदू कल्चर के माध्यम से उनको शिक्षा देना, जिससे कि वो अंग्रेजों के काम करते हुए और अपनी शिक्षा व्यवस्था भी कर दें। इसके बाद दोस्तों, वॉरेन हेस्टिंग के कार्यकाल में ही प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध भी हुआ। 1775 से लेकर 1782 का यह संघर्ष रहा। अब आपको यह बताना है कमेंट बॉक्स में कि यह किसके बीच में हुआ था। दोस्तों, आप लोग बताइएगा इसका आंसर। मैं आपको इसका आंसर यह बताता हूं कि यह खत्म किससे हुआ। इसको कहते हैं सालबाई की संधि से। सालबाई की संधि से यह खत्म हुआ था, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। इसी के कार्यकाल में 1780 से लेकर 1784 का जो टर्म था, उसमें द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध लड़ा गया। अब प्रथम आंग्ल मैसूर, अंग्रेजों और मैसूर के शासक, मैसूर के जो सुल्तान तो नहीं कहिए, शासक ही कहिए, हैदर अली के बीच में हुआ था। उसका मैंने यहां पे जिक्र नहीं किया, आगे करते हैं। द्वितीय आंग्ल मैसूर जो हुआ था वो टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के बीच में हुआ था। अब अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ेगा, वॉरेन हेस्टिंग्स, है ना। इनका जो युद्ध चला 1780 से 1784 तक का ये कॉन्फ्लिक्ट था, संघर्ष था, और ये खत्म कब हुआ, मंगलौर की संधि से खत्म हुआ। ठीक है दोस्तों। अब वॉरेन हेस्टिंग्स ने अपने टेरिटरी में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना की। डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की स्थापना किसने की, 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे। ठीक, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आता भी एग्जाम में, कि गीता को अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, विलियम विल्किंस। इसको संरक्षण किसने दिया, वॉरेन हेस्टिंग्स ने। बहुत इंपॉर्टेंट है, गीता को जिसने अंग्रेजी में अनुवाद किया, उसको इन्होंने, विलियम विल्किंस को इन्होंने संरक्षण प्रदान किया, अर्थात इन्हीं के कार्यकाल में उसने गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया। कई क्वेश्चन के कई डायमेंशन होते हैं, आप किसी भी डायमेंशन से आपको क्वेश्चन मिल सकता है ना। तो थोड़ा सोच और समझ को बढ़ाइएगा। आइए आगे चलते हैं। अब यहां पर वॉरेन हेस्टिंग्स की हमने पूरी बात कर ली है। अब चलते हैं वॉरेन हेस्टिंग्स से भी थोड़ा सा आगे, क्योंकि अंग्रेजों की जड़ें अब तक काफी अंदर जा चुकी हैं। अब क्या है,
भारतीयों को शिक्षा व्यवस्था के बारे में भी बात चल रही है कि भारतीयों को शिक्षा व्यवस्था कैसी दी जाए, है ना। भारतीयों को शिक्षा व्यवस्था उनके अकॉर्डिंग दी जाए। धीरे धीरे यहां से जो उनके अकॉर्डिंग देने या उनके परिप्रेक्ष्य में उनके हितों में रहकर शिक्षा देने की व्यवस्था थी, उसका जो स्वरूप था अब वो धीरे धीरे देखिएगा कैसे बदलता जाता है। और आगे जब लॉर्ड मैकाले आएगा ना तो शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि लॉर्ड मैकाले इतना दम्भी व्यक्ति था कि उसने हमारे साहित्य को कितना नीचे गिरा के दिखाया और अंग्रेजी शिक्षा को कैसे उसने ऊंचा करके दिखाया, ये सब बातें की गई उसमें। ठीक है, तो आगे चलते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस, जिनका की कार्यकाल 1786 से 1793 तक रहा। ये एक बार आए, दूसरी बार इनको 1805 में फिर से बनाया गया था। ठीक है, तो अब ये हो गया लॉर्ड कॉर्नवालिस का भारतीय शासन व्यवस्था में सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हाथ का हाथ माना जाता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था इन्होंने। क्यों? क्योंकि भारत में सिविल सेवा का कंसेप्ट जो है, केवल इसका जो बात कहें सिविल सेवा जो थी, इसका जो कंसेप्ट लेके आए थे, है ना, इसका जो कंसेप्ट लेके आए, कौन लेके आए थे? लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो इनको क्या कहा जाता है? भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट काम था, बहुत बड़ा रिफॉर्म था इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में, हो ना। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं कि इनके द्वारा 3 प्रमुख काम को कैसे कैटेगराइज किया गया है। देखिएगा, एक तो सिविल सेवा की शुरुआत की। अब यहां पर कुछ लोगों को ये हो सकता है, भाई ये क्या बता रहे हो, सिविल सेवा की शुरुआत तो लॉर्ड डलहौजी का भी नाम आता है, कुछ कुछ पढ़ा हुआ लग रहा है, भाई इतिहास से भूल भी जाते हैं। यहां क्लियर कर दूं कि सिविल सेवा में उच्च पदों की नियुक्ति हेतु प्रतियोगिता परीक्षा जो शुरू की थी वो लॉर्ड डलहौजी ने की थी। लेकिन सिविल सेवा का कंसेप्ट जो लेके आए, उसके बाद क्या होता था कि सिविल सेवा में जो उच्च पदों पर बैठते थे उनको क्या करते थे, अपनी मनमानी ढंग से जो गवर्नर जनरल होते थे ना, वो बिठा देते थे, है ना, कि भाई जैसे भाई भतीजावाद कहते हैं, नेपोटिज्म कहते हैं जिसको, वो बहुत होता था। इसी बात को देखते हुए लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल पर आते आते इन्होंने क्या किया था, लॉर्ड डलहौजी ने, कि इसमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम कराना शुरू कर दिया था। काफी ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की थी, है ना, और ये सराहनीय भी है उनके परिप्रेक्ष्य में अगर बात करें। ठीक, तो ये बात हो गई। अब आपको मेरे हिसाब से डिफरेंस भी समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं कि पुलिस व्यवस्था, इन्होंने पुलिस व्यवस्था की शुरुआत की। कैसे? कि जिले में पुलिस थाना की स्थापना की। ये केर लिखा हुआ है, कर है, ये टाइपिंग मिस्टेक है। स्थापना कर एक दरोगा को इन्होंने इंचार्ज बना दिया। ठीक है, तो पुलिस व्यवस्था की स्टार्टिंग किसने की? कॉर्नवालिस। डायरेक्ट आता है क्वेश्चन, पुलिस व्यवस्था की स्थापना किसने की? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उसके बाद क्या था, एक नई प्रणाली लाए ये भू राजस्व को वसूलने की, स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली या स्थायी बंदोबस्त की पद्धति लाई है। अब ये क्या था स्थायी बंदोबस्त की प्रणाली? 1793 में बंगाल, बिहार, उड़ीसा में एक भूमि कर योजना इन्होंने लागू की। इसमें क्या था कि जमींदारों को भू राजस्व का 90% कंपनी को एवं 10% अपने पास रखना होता था। अब आप ये देखिए कि टैक्स वसूलने वाला कौन है? जमींदारों से ईस्ट इंडिया कंपनी। जमींदार किससे वसूलेंगे? किसानों से। ईस्ट इंडिया कंपनी यहां डायरेक्ट किसान से नहीं ले रही है, अब वो जमींदार के थ्रू ले रही है। शोषण कैसे होता था, आइए समझते हैं। देखिए, शोषण ऐसे होता था कि कंपनी ने तो ये थंब रूल बना दिया कि मेरे को 90% चाहिए है, अब 90% भू राजस्व चाहिए है, तो देखिए अब 10% तुम रखोगे। ये देखिए तो क्या होगा कि किसान को चूसा जाएगा, शोषण किया जाएगा उसका। किसके द्वारा? जमींदारों के द्वारा। होता भी था यही दोस्तों, जमींदार लोग किसानों का शोषण करते थे, मारते थे, पीटते थे, 24 घंटे काम करवाते थे। किसान अपनी जमीन पर अपना अनाज का बीज बोकर और उसका उपभोग नहीं कर पाता था। यह शोषण का एक प्रतिरूप है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा काफी कुछ, ठीक है ना। आगे चलते हैं। अब दोस्तों, श्रीरंगपट्टनम की संधि भी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में ही हुई थी। किसके बीच में हुई थी? टीपू सुल्तान के साथ हुई थी 1792 में। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ठीक, यहां पर लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट, अच्छा एक बात और मैं बता दूं, जो ये स्थायी बंदोबस्त प्रणाली थी ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस के टाइम पर आई थी।
लेकिन इसको बनाया किसने था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये लिंक है एक। अभी आपको समझ में आएगा मैं क्या कह रहा हूं। स्थायी बंदोबस्त प्रणाली को बनाने वाला किसके दिमाग की उपज थी, वो था जॉन शोर, सर जॉन शोर। आप देख रहे हैं ना, आगे कौन आ रहा है, आगे आ रहा है सर जॉन शोर। उसको इस काम के लिए ना पारितोषिक दिया गया, पुरस्कार दिया गया और उसको अगला गवर्नर जनरल बना दिया गया। 1793 से 98 तक का उसका कार्यकाल था। इसके बारे में एक बात लिखी हुई है, एक बात मैं वर्बली आपको बता रहा हूं कि इसने एक तो अहस्तक्षेप की नीति अपनाई, ठीक है। दूसरा, खारदा का युद्ध इसी के समय में हुआ था, किनके किनके बीच में, मराठा व निजाम के साथ, ठीक है। मतलब सर जॉन शोर के नेतृत्व में अंग्रेज और मराठा व निजाम ये दोनों मिलके एक साथ, ऐसा नहीं मराठा व निजाम के बीच में हुआ, नहीं, अंग्रेजों और मराठा एवं निजाम ये दोनों मिलकर लड़ रही थी ताकत, किनके खिलाफ, अंग्रेजों के खिलाफ। नेतृत्व कौन कर रहा था, सर जॉन शोर, ठीक है ना। अहस्तक्षेप की नीति अपनाई किसने, सर जॉन शोर ने। तो दोस्तों यहीं पर आज का वीडियो लंबा हो रहा है थोड़ा, इसको मैं समाप्त करूंगा। होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आज के सेशन से क्वेश्चंस काफी पुटअप हो सकते हैं, तो आप लोग उसको देखे होंगे पूरा, काफी एंजॉय किए होंगे। अच्छा लगा है तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा दोस्तों, औरों को भी बता दीजिएगा, थोड़ा मुझको भी मेरा एक मोटिवेशन मिलेगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।